औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 19 की ये फ़र्स्ट वर्कशीट है, इसका सलूशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। और जो तकरीबन 30-35 बच्चों ने इसका टेस्ट भी दिया था। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, प्लीज़ देखते जाइएगा। मोस्टली इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, एक आध ये कहने के वन टच में सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, यानी आप रीड करेंगे, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, आपको चैप्टर जो है आता होगा, तो आप जो है वन गो में इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय द चैडविक इन 1932। तो चैडविक ने बेटा क्या दरियाफ्त किया था? चैडविक ने जो है बेटा इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त नहीं किया, प्रोटॉन नहीं किया, एटम नहीं किया, बल्कि क्या दरियाफ्त किया था? न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास कि हु डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इसका, और इसलिए इंट्रोडक्टरी MCQs भी शुरू में मौजूद हैं कि किसने डिटरमाइन किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मिलिकन जो था वो साइंटिस्ट था जिसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटरमाइन किया था। बहरहाल इसका आंसर है मिलिकन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज़ द टोटल नंबर ऑफ। बेटा मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्या होता है? ठीक है, ये मैं आपको लेक्चर में भी बता चुका हूँ। ठीक है, मास नंबर को A से डिनोट करते हैं और ये टोटल नंबर होता है Z प्लस N का। व्हाट इज़ Z? Z जो है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर और N कहलाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Z जो है एटॉमिक नंबर तो कहते हैं हम, लेकिन ये एटॉमिक नंबर जो है सिर्फ़ और सिर्फ तादाद होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन की। किसकी बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से डिस्टर्ब हैं बहुत सारे बच्चों के, उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था क्या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होते? नहीं बेटा, ये नेसेसरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो। ठीक है, उसका रीज़न जो है वो ये है कि अगर कोई भी एटम आयोनाइज हो जाए तो उसका एक इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाता है या तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जबकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ही हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो Z है वो कहलाता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। क्या कहलाता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। और N जो है वो कहलाता है क्या? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। और इस N की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। जब तक Z और N क्लोज तादाद में रहेंगे तब तक वो एटम स्टेबल रहेगा। जहाँ N की तादाद जो है Z से ज़्यादा होने लगे वहाँ अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा A जो है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर। ठीक है, जो कि सम होता है किसका बेटा? Z प्लस N का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? C है। क्या है बेटा? C है, यानी न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस को हम कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ। ये बात मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, आपको क्लियर कर चुका हूँ, सिर्फ आपको मज़ीद देखना था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर जो होंगे न्यूक्लियस में वो कहलाएगा न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर। ठीक है, तो वो फोटॉन आर द एनर्जी पार्टिकल, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन विच रेजाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होता है, तो लाजमी नहीं है इन दोनों की तादाद भी क्या हो? सेम हो। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ए और बी गलत हो गए, तो सी भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ये भी लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम नहीं होती। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो हमें आंसर सूटेबल मिल रहा है वो नन ऑफ देम मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? नन ऑफ देम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा? अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम मूव्स विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 5 ग्राम का मास है जो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है बेटा डिस्कस करनी है। चैप्टर 17 में जो है ये आप पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेमडा बराबर होता है एच अपॉन एम वी के, एच अपॉन एम वी के। एच की वैल्यू यहाँ पुट करें 6.63 एक्सपोनेंट -34, तो ये एक्सपोनेंट है बेटा -34 के साथ। ठीक है, और ये तमाम जो है एक्सपोनेंट्स हैं हमारे पास। ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है। ये कॉपी पेस्ट में या ड्यूरिंग टाइपिंग जो है ऐसा एडिटिंग में इशू आ जाता है। बहरहाल तो बेटा ये हमारे पास सब पावर्स हैं, ये मैंने पावर का निशान डाल दिया है। तो डी ब्रॉगले वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है ले लैम्डा। एच की वैल्यू जो है अगर आप 6.63 एक्सपोनेंट -34 पुट करेंगे यहाँ पर लाइक दैट, तो 6.63 एक्सपोनेंट -34, ठीक है, ये हमने पुट किया डिवाइडेड बाय मास। मास की वैल्यू है बेटा 5 एक्सपोनेंट -3, यानी 5 × 10⁻³ kg हो गया। ठीक है, इनटू वेलोसिटी कितनी है बेटा 8 है। ठीक है, 8 5 द कितना होता है 40, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या जनाब 6.63 एक्सपोनेंट -31 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है बेटा, पावर ये 40 का मतलब 40 इन द 40 प्लस 10 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पावर -1, तो ये -32 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसे मज़ीद इससे डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये पावर जो है ये पावर ओवरऑल आपके पास जो है ये -34 है। ये जो है हमने ग्राम से जो है किलोग्राम में कन्वर्ट किया, पावर जो है -3 हो गई। और ये आपके पास जो था क्या था 8 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो अबाउट जो आंसर हमारे पास आएगा वो पावर 29 में आएगा। तो इत्तफाक ये है कि तमाम ऑप्शंस में जो पावर है वो 29 ही है। ठीक है, इधर भी 29 है, इधर भी 29 है, इधर भी 29 है, इधर भी 20। इसे फिर अब कंप्लीट जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे पास एक्चुअली यहाँ स्टाइलस पेन नहीं है, माउस है, इसलिए मैं इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। तो लिहाजा जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से वो ये आंसर आपको देगा 1.66 एक्सपोनेंट -29 मीटर। ठीक है, ये वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी होपफुली। ओके, क्वेश्चन नंबर यस ओके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। टू रिमूव द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर बैकबोन वर्ड है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने जो है वो रिमूव करनी है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है कूलेंट। अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव करने के लिए बेटा क्या यूज़ करना पड़ता है कूलेंट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। पॉजिट्रॉन आर क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, पॉजिट्रॉन कहाँ क्रिएट होते हैं? पॉजिट्रॉन बेटा क्रिएट होते हैं इन द पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, आई थिंक एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, अगर आपको देखा हो तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, एक ये कह लेंगे पॉजिट्रॉन भी निकलता है, और एक न्यूट्रिनो भी निकलता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन की है कि प्रोटॉन से हमें ये चीज़ें मिल रही होती हैं। बहरहाल तो दिस इज़ नॉट अ पेयर प्रोडक्शन, ये बात पेयर प्रोडक्शन नहीं है, एक एक्स्ट्रा मैंने न्यूक्लियर इक्वेशन दिखाई है जिससे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो हमें मिल रहा होता है आई थिंक। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस में देखेंगे आपको ये इक्वेशन नज़र आ जाएगी। यहाँ जो आंसर है वो क्या है बेटा पेयर प्रोडक्शन है। आगे देखते हैं द न्यूक्लियर फोर्सेस आर। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? अच्छा, लॉन्ग रेंज से मुराद जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, शॉर्ट रेंज से मुराद जिनकी वेवलेंथ क्या हो कम हो,
तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है विद इन द न्यूक्लियस होती हैं और ये शॉर्ट रेंज होती हैं। क्या होती हैं बेटा? शॉर्ट रेंज। लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्स की हमेशा करैक्टरिस्टिक्स होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो आप यहाँ आंसर देखकर यहीं नहीं रुक जाइएगा। अगर यहाँ रुक गए जज्बा जुनून से तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे और भी ऑप्शंस मौजूद हैं आंसर के लिए। वीक फोर्स होती है? नहीं जी, लॉन्ग फोर्स जो है वो वीक फोर्स होती है, और शॉर्ट रेंज फोर्स जो है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। हमारे पास बी और डी जो है दोनों राइट आंसर हो गए। तो बी और डी जो आंसर मौजूद है वो कहाँ मौजूद है? ई में मौजूद है। तो लिहाजा हमारा जो राइट ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ बेटा? ई हुआ। क्या हुआ? ई हुआ। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन। न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन ये भी न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये भी न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियॉन्स ये भी न्यूक्लियस में होता है। तो ये सब ऑप्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखनी है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जनरल बात की है कि हमारे पास जूल एनर्जी की यूनिट होती है, किलोग्राम मास की यूनिट होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। तो क्या बचा आपके पास? क्यूरी बचा। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? क्यूरी हो गई। आगे देखते हैं बेटा, द रेट ऑफ डीके यानी डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, कांस्टेंट होगा? नहीं, कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है। क्या डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विद टाइम? माइट बी। ठीक है। डिक्रीज लीनियरली विद टाइम? नो। ठीक है। वेरीज इन्वर्सली एज टाइम? नेवर। या हम एक और ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते थे जो मेरे जहन में आया अभी, कि डिक्रीज़ की जगह वर्ड हम इंक्रीज़ भी लिख सकते थे, इंक्रीज़ एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी। लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है बेटा, रेडियो एक्टिव डीके ऑलवेज डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो अगर आपको याद हो ये ग्राफ था, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास हाफ लाइफ होती है। ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ़ एटम होते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो ये तादाद जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है नंबर ऑफ़ एटम्स की। ठीक है। तो आंसर हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर हुआ। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो जनाब क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पॉजिट्रॉन आर क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। तो ये क्रिएट होता है किसमें? पेयर प्रोडक्शन में। किसमें? पेयर प्रोडक्शन में। बहरहाल क्वेश्चन 13 देख लें, न्यूक्लियर फोर्सेस आर, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो रिपीटेड। तो ये भी ई ऑप्शन हो गया। ठीक। और द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट करता है एटम में किस पर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर? नेवर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर? नेवर। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पर? नेवर। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पर? यस। न्यूक्लियस में जो मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी बेटा। क्या हो गया? डी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है? रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था किसने बेटा? हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने। फर्दर जो वर्क किया था वो फिर क्यूरी ने भी किया था और रदरफोर्ड ने भी, फर्दर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है 16 हमारे पास क्वेश्चन है, ये कहता है द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। बेटा इनमें से जो पेनिट्रेटिंग छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं हाई एनर्जेटिक रेज कौन सी है। तो हाई एनर्जेटिक रेज जो है वो गैमा रेज है। एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होती है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है। जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है। ठीक है। जब पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो आयनाइजेशन जो है इनकी सबसे कम होती है। आयनाइजेशन क्या होती है बेटा? सबसे कम होती है।
तो हमारे पास जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, गैमा रेज हो गया। ठीक है, नंबर 17 है बेटा, आपके पास क्या कहलाता है, एक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन से आपको ये जो है समझाने की कोशिश की गई है। बहरहाल, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द अल्फा बीटा एंड गामा रेस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द हैवी एलिमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, हैवी एलिमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई से जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है अल्फा बीटा गामा का, तो हम उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल करती है। फोटो प्लेट पर कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो हाई एनर्जेटिक रेज फॉल करती हैं किस पर, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन पर। फिजन में जो है आपके पास स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है हैवी एटम पर। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गैमा बेटा एमिशन की बात हो रही है। तो और स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात हो रही है, तो राइट आंसर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी हुआ। बहरहाल आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर पूछा जा रहा है z इज़ द एटॉमिक नंबर। z जो है वो एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसे हम कहते हैं। एंड a इज़ द एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट यानी मास नंबर है, यानी सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पूछना क्या चाह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कितने होंगे, यानी n की तादाद पूछना चाह रहा है। तो a बराबर था किसके बेटा, z प्लस n के। यहाँ से आप n निकाल लें तो कॉमन सेंस से n बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस जेड के। ठीक है, तो और आगे चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछना चाह रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बी या सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ए और डी नहीं होगा। अब बी और सी में से राइट आंसर हम चूज़ करते हैं। बेटा चार्ज नंबर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, वो होता है एक्सपोनेंट 1.6021 एक्सपोनेंट -19 कूलम। माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये भी गलत हो गया। जना आगे चलते हैं। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg होता है। यही रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। -13 नहीं होता, -27 प्रोटॉन का होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 21 देखें। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। मास नंबर नो, एटॉमिक वेट नो, दोनों सेम चीज़ें हैं। एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर यस। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है ये। ठीक है, 22 देखते हैं बेटा। 22 में आपसे पूछना चाह रहा है क्या, द न्यूक्लियस कंटेनिंग z प्रोटॉन एंड n न्यूट्रॉन हैज़ अ मास m इफ़ द मास ऑफ द प्रोटॉन इज mp एंड दैट ऑफ द न्यूट्रॉन इज mn। ठीक है, ये n इधर आएगा सबस्क्रिप्ट में। ओके, देन द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट निकालना है, यानी डेल्टा m निकालना है। डेल्टा m क्या होगा, ये होता है बेटा ZMP प्लस NMN। ठीक है, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मास और टोटल न्यूक्लियस का मास। ठीक है, इन दोनों के मास डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट। तो इसमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं ZMP प्लस NMN माइनस M, तो ये बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। 23 देखते हैं बेटा। 23 में पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियंस। तो बेटा ये भी आंसर आपको सही लग रहा है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियंस ऑफ द गिवन न्यूक्लियस आर फ्यूज टुगेदर, चाहे ब्रेक हो रहा हो चाहे फ्यूज टुगेदर हो रहा हो। तो बी ऑप्शन भी राइट हो गया। और आपने पढ़ा है जब दो ऑप्शन राइट हो जाते हैं तो ऑल का ऑप्शन आ जाता है, अगर ए एंड बी बोथ ना दिए हुए होते हैं। सी को भी हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट इज़ द एनर्जी विच इज़ करस्पॉन्ड टू द मास डिफेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो करस्पॉन्ड करती है किसको, मास डिफेक्ट को, यानी डेल्टा mc स्क्वायर को।
तो ये थर्ड वाले सेंटेंस का मतलब हो गया। तो एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो गया। ये बाइंडिंग एनर्जी का ही फॉर्मूला है। तो तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अच्छा 24 में पूछता है बेटा, वाइल पासिंग थ्रू मैटर अल्फा बीटा एंड गैमा आयोनाइज इट्स एटम, विच वन हैज़ द मोस्ट आयोनाइजेशन पावर। ये मैं सबसे पहले कह चुका हूँ, जो सबसे ज़्यादा स्लो होगा, जो सबसे ज़्यादा स्लो होगा उसकी आयनाइजेशन पावर जो है यानी आईपी जो है, उसकी आईपी जो है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे स्लो कौन है, अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा पार्टिकल आर द हाईली आयनाइज पार्टिकल, बीटा भी नहीं, गैमा भी नहीं और एक्स रेज भी नहीं, इन सब की आयनाइजेशन कम है। यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन कम होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। 25 में बेटा पूछना चाह रहा है हाफ लाइफ के बारे में। और बहरहाल पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन लेमडा, यह बराबर होता है ln2 बाय लेमडा। ठीक है, तो बहरहाल लेमडा इधर ले आइए, तो इधर बचेगा आपके पास 0.693 या ln2। ठीक है, तो यहाँ आपको वैसे ही नज़र आ रहा है कि ऑप्शन आपके पास क्या है, lambda t is equal to 0.693, the half life and the disintegration constant lambda of a radioactive substance are related as। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, जवाब हो जाएगा। बहरहाल आगे देखते हैं बेटा 26 में, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डीके इनटू डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। क्या ये डीके कांस्टेंट है? नहीं जी, डीके कांस्टेंट जो है वो लैम्डा होता है। हाफ एक्टिविटी ये कुछ भी नहीं होता। हाफ लाइफ यस ये होता है। डीके सीरीज ये कुछ भी नहीं होता। द राइट आंसर इज हाफ लाइफ। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि द डीके कांस्टेंट lambda and the half life t of the radioactive isotope are related as। तो बेटा ये मैथमेटिकल ऑप्शन है। बहरहाल यहाँ पर आंसर जो है आपको मेंशन है। log e ऑफ 2 जो है वो अपॉन टी जो है वो किसके बराबर होगा, डी के कॉन्स्टेंट के। अभी अभी आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, टी हाफ बराबर है ln2, दिस इज नेचुरल लॉग, ln2 बाय लेमडा होता है। तो अगर लेमडा आपने फाइंड करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा ln2 बाय टी हाफ या log ऑफ बेस e ऑफ 2 बाय टी हाफ भी होगा। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहरहाल आगे देखते हैं बेटा 28, द रेट ऑफ डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेट ऑफ डीके जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो कांस्टेंट नहीं होता, डिक्रीज़ होता है जनाब एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो किस तरह डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ इन्वर्सली विद टाइम, डिक्रीज़ होता है इन्वर्सली विद टाइम, यानी टाइम बढ़ रहा होता है और रेट ऑफ डीके कम हो रहा होता है। तो यस यही आंसर हो गया। इंक्रीज डायरेक्टली विद टाइम पॉसिबल नहीं है, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, डिक्रीज़ होता है एक्सपोनेंशियल विद टाइम। तो बेटा बी और डी जो है हमें राइट आंसर मिल रहे हैं। तो ये एक टाइप का हो गया BCQs, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे पास हो गया। लेकिन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम ये भी राइट आंसर है, डिक्रीज इन्वर्सली विद टाइम। ठीक है, ये भी एक राइट आंसर है। तो बहरहाल यहाँ पर ई लिखना चाहिए था ऑप्शन में कि बोथ
बी एंड डी, तो बोथ बी एंड डी पॉसिबल हो रहे हैं यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, डिक्रीज इन्वर्सली विद टाइम एंड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, तो रेट ऑफ डीके की बात हो रही है। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। 29, a free neutron decay to a proton but a free proton does not decay to a neutron। जनाब, जो फ्री न्यूट्रॉन है वो डीके हो जाता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, बट फ्री प्रोटॉन जो है वो डीके नहीं होता न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह क्या है बेटा, कि वीक फोर्स कैन ऑपरेट इन अ न्यूट्रॉन बट नॉट इन प्रोटॉन। बेटा ये जो ऑप्शन है ये टोटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने देखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियस में जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, वीक फोर्स नहीं होती। अच्छा, न्यूट्रॉन हैज़ लार्जर रेस्ट मास देन द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो है वो लार्जर रेस्ट मास होता है प्रोटॉन के मुकाबले में, तो ये कॉमन सेंस बिल्कुल सही है कि न्यूट्रॉन का जो है मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मुकाबले में। ये ऑप्शन सही लग रहा है, बहरहाल देखते हैं आगे, रीड करते हैं। सी, कोई और भी ऑप्शन हो सकता है इससे बेस्ट। न्यूट्रॉन इज़ अनचेंज पार्टिकल वेयर इज़ द प्रोटॉन इज़ न्यूट्रॉन इज़ अनचार्ज पार्टिकल वेयर इज़ प्रोटॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज पार्टिकल है, वेयर इज़ प्रोटॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल। लें जी, ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन वो सही है, इस क्वेश्चन के लिए सही है या नहीं है ये अभी हमने देखना है। न्यूट्रॉन इज कंपोजिट ऑफ द पार्टिकल मेड ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है? फिर इज द प्रोटॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब दो ऑप्शन हमें बेहतरी की तरफ लग रहे हैं, लेकिन इन दो ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, नॉट बेस्ट, राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है वो हमने देखना है। तो बेटा यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन हैज़ द लार्जेस्ट मास देन द प्रोटॉन, यही एक वजह है जो हमारे क्वेश्चन को लीड कर रहा है। ठीक है बेटा, हमारे क्वेश्चन को लीड कर रहा है कि फ्री न्यूट्रॉन डीके टू अ प्रोटॉन बट फ्री प्रोटॉन डज नॉट डीके टू अ न्यूट्रॉन। ये किस वजह से होता है कि न्यूट्रॉन हैज़ लार्जर रेस्ट मास देन द प्रोटॉन, दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, 30th देखते हैं बेटा। 30th में आपसे क्या कर रहा है, किसी की डेफिनेशन है शायद ये, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग न्यूक्लियस इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, नॉट कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज नॉट कॉल्ड फ्यूजन, दिस इज नॉट कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, तो दिस इज फिजन। ठीक है, ये फिजन रिएक्शन कहलाता है, तो आपसे आंसर भी मौजूद था। अच्छा जनाब, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द हैवियर न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई बनाने का अमल जो है वो रेडियो एक्टिविटी भी नहीं है, चेन रिएक्शन भी नहीं है, द फ्यूजन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। 32, हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर। हैवी वाटर को हम एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर, ठीक है, जो मॉडरेटर का फंक्शन है वो क्या है, वो क्या करता है, एक्चुअली मॉडरेटर जो है वो क्या करता है, टू कंट्रोल द एनर्जी, नहीं जी, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, ये कूलेंट करता है, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन ये कंट्रोल रॉड्स करती हैं। ठीक है, टू कूल द रिएक्टर, रिएक्टर को कूल करता है, कूलेंट करता है वो। ठीक है, द स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, यस, ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है टू थर्मल एनर्जीज के तरफ से। ठीक है बेटा, तो डी इज़ द राइट आंसर। 33 देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव कन्वर्जेशन ऑफ, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें क्या क्या मिलता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास भी मिलता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मिलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी मिलता है, वही तीनों ही मिलते हैं, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम, तो ये ऑल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो कैडमियम रॉड जो हैं वो क्या करती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कैडमियम रॉड हैं वो स्पीड अप द न्यूट्रॉन, नो, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, माइट बी, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, माइट बी, या प्रोड्यूस द न्यूट्रॉन,
रॉन्ग। इन दो ऑप्शन में बहस करते हैं। स्लो डाउन न्यूट्रॉन करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे मॉडरेटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, ये कंट्रोल रॉड भी कहलाती है। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है एट अ हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, क्यों, वजह क्या होती है, एटम्स आर आयोनाइज एट अ हाई टेम्परेचर, नॉट नेसेसरी। मॉलिक्यूल ब्रेकअप एट अ हाई टेम्परेचर, ब्रेकअप तो होते हैं लेकिन फ्यूजन में कंबाइन टुगेदर होते हैं। न्यूक्लियाई ब्रेकअप एट अ हाई टेम्परेचर, वही बात हो गई, मॉलिक्यूल या न्यूक्लियाई बी और सी दोनों सेम हो गए। तो बचा क्या आपके पास, डी ऑप्शन। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाई एनफ टू ओवरकम द रिपल्जन बिटवीन द न्यूक्लियाई, यही एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, 36 देखते हैं। एनरिच यूरेनियम इज़ बेटर एज ए फ्यूल, जो एनरिच यूरेनियम है वो बेटर फ्यूल के तौर पर जो है वो यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, बिकॉज इट हैज़, क्योंकि एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम इज़ 235 इज़ यूज फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर पर्पस। ठीक है, 235 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी इज़, ठीक है, सोलर एनर्जी की जो मेन सोर्स है क्या वो न्यूक्लियर फिजन है, नो। ग्रेविटेशन कंट्रैक्शन है, नो। या कंबस्शन है, नो। इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओनली, जो सन की सरफेस पे हमें मिल रहा होता है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ मेड अप ऑफ कैडमियम, यस। यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ग्रेफाइट भी नहीं, बोरॉन होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ई। क्या आ गया, ई। 39 देखते हैं। द विल्सन्स क्लाउड चैम्बर इज़ यूज टू डिटरमाइन, विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो यूज़ होता है किसके लिए, द अमाउंट ऑफ द रेन फॉल इन द प्लेस, नेवर। द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, नेवर। द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, माइट बी, लेकिन हमें अगला ऑप्शन पढ़ना लाजमी है। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन अ क्लाउड, नेवर। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास क्या, सी, 39 का। द मॉडरेटर इन द रिएक्टर, मॉडरेटर जो है वो मॉडरेट करते हैं। मॉडरेट के मीनिंग इधर जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, नो। एक्सेलरेट द न्यूट्रॉन, नेवर। स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, यस, स्लो डाउन करते हैं। एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, नेवर। ठीक है, तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन करते हैं। 41 में आपको क्या पूछना चाह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो किस लिए यूज़ होता है। देखो बेटा, एटम बम जो है वो फिजन से बनता है, हाइड्रोजन बम जो है वो फ्यूजन से बनता है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हाइड्रोजन बम जो है फ्यूजन के तौर पर मिलता है हमें। ठीक है, 42 देखते हैं बेटा। 42 में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि जनाब, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गन्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो लिविंग ऑर्गन के लिए जो है वो क्या होती हैं, हार्मफुल होती है। टू अवॉइड द हार्म ड्यूरिंग स्टोरेज, उनकी स्टोरेज के दरमियान जो है हमें नुकसान से बचने के लिए, रेडियो एक्टिव सैंपल आर स्टोर्ड इन अ लीड बॉक्स, रेडियो एक्टिव सैंपल को हम स्टोर करते हैं लीड बॉक्स के अंदर। और क्यों करते हैं लीड बॉक्स के अंदर, वजह पूछ रहा है कि लीड हैवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बैड कंडक्टर ऑफ रेडिएशन होता है, या गुड एब्जॉर्बर ऑफ ऑल रेडिएशन। दिस इज़ द राइट आंसर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ ऑल रेडिएशन होता है। 43 देखते हैं बेटा। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल डिपेंड अपॉन, हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव मटीरियल की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पे बेटा एक्चुअली डिपेंड करती है, नॉट प्रेशर। ठीक है, ना टेम्परेचर पर, ना मैग्नेटिक फोर्स पर, ना प्रेशर पर। ठीक है, हाफ लाइफ तो नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा हाफ लाइफ उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा। द टाइम टेकन फॉर द एटम्स ऑफ अ मटेरियल टू डीके टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज कॉल्ड, ठीक है,
तो अगेन जो है यहाँ पर हाफ़ लाइफ के बारे में बात की गई है कि जनाब लाइफ ऑफ मटेरियल कहलाती है, एवरेज मटेरियल कहलाती है, या डी के टाइम ऑफ मटेरियल कहलाता है, हाफ़ लाइफ ऑफ द मटेरियल कहलाता है। तो दिस इज़ हाफ़ लाइफ ऑफ द मटेरियल कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज सिस्टमेटिक। क्या सिस्टमेटिक डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी यूरेनियम 235 रखूँ या 238 रखूँ या XYZ रखूँ, तो क्या लाजमी है कि पहले 235 डिसइंटीग्रेट हो, फिर 238 डिसइंटीग्रेट हो, फिर अदर एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो? नो जी, नेवर। रैंडम ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी कभी 235 पहले डिसइंटीग्रेट हो जाए, फिर 238 डिसइंटीग्रेट हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम जो है 238 पहले डिसइंटीग्रेट हो, फिर 235 जो है बाद में डिसइंटीग्रेट हो। दिस इज़ रैंडम, बोथ आर नॉट पॉसिबल। ऑल ऑफ द अबव फिर हो नहीं सकता। फिर क्या बचा? पीरियोडिक। यानी हर एक का टाइम जो है तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है वो हाफ लाइफ का भी फिक्स्ड है और डिसइंटीग्रेशन का भी फिक्स्ड है, कि जैसे जैसे जिस जिस टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ एटम भी कम होते जाएंगे। आगे चलते हैं। गामा रेज आर इलेक्ट्रॉन होती हैं, कभी भी नहीं। प्रोटॉन होती हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता। एनर्जी पार्टिकल होते हैं। फोटॉन कह सकते हैं। बहरहाल आगे देखते हैं। एनर्जी पार्टिकल विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन भी एनर्जी पार्टिकल हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। और फोटॉन तो आपको सी देखते ही जो है आप इसे आंसर मार्क कर सकते थे। सी और डी दोनों ही ऑप्शन है। तो ई जो है हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ई जो है वो क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। 47 देखते हैं बेटा। फिजन चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। फिजन चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं। ज़ाहिर बात है, वर्ड कंट्रोल आया तो कंट्रोल रॉड की बात होगी। तो क्या कैडमियम रॉड्स होती हैं? माइट भी। आयरन रॉड्स? नेवर। ग्रेफाइट रॉड? माइट। और कॉपर रॉड्स? नेवर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बेटा? कैडमियम रॉड्स हैं। क्या है बेटा? कैडमियम रॉड्स हैं। 48 देखते हैं। 48 में आपसे क्या पूछना चाह रहा है? अगेन दिस इज डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, द रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस इज फिजन। ठीक है, दिस इज फिजन ऑल्सो। आगे देखते हैं 49। द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, तो क्या कहलाते हैं? सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नॉट आइसोमर्स, not isotopes, not none of them. These are known as isobars. ये हमारे पास isobars कहलाते हैं। 1 AMU जो है वो किसके इक्वल होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज। ठीक है, जो सम है मासेस का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो क्या होगा? लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस से लेस देन होगा। ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस, ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस होगा। माइट। इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस इक्वल टू होगा। नेवर। नन ऑफ दीज, नेवर। ठीक है बेटा। 52 है। आपसे क्या कहता है 52 में? द एटॉमिक बॉम्ब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एटॉमिक बॉम्ब जो है किसकी एग्जाम्पल है? कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन कभी भी कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल का वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अनकंट्रोल्ड होने की वजह से एटम बॉम्ब बना, और जब एटम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, यस, नॉट फ्यूजन, नेवर फ्यूजन। तो सी इज़ द राइट आंसर। 53 देखते हैं। व्हेन वी मेजर द न्यूक्लियर मासेस एंड कंपेयर देम with the masses of the constituent of the nucleus in a free state, the mass of the nucleus is always less than the mass of the constituent of the nucleon. This difference is mass is known as mass defect, not mass value, no mass disorder, no mass energy, mass nucleus, never। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट की एक डेफिनेशन थी। आगे देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ यूज एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर क्या कौन से यूज़ करते हैं? यूरेनियम नेवर, नेवर एल्युमिनियम, नेवर कैल्शियम। तो क्या बचा? ग्रेफाइट को भी हम एज ए मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो सॉरी इसका आंसर इधर मेंशन नहीं किया हुआ, बट मैंने आपको आंसर बता दिया ग्रेफाइट। यहाँ पर देखते हैं 55 में क्या कहता है कि जनाब व्हेन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई टू रिलीज द प्रोसेस कॉल्ड। लाइटर से हैवियर बना रहे हैं तो ये कहलाएगा फ्यूजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट शीट के साथ भी मैं हाज़िर हूँगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 20 की शीट को हम देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये तमाम क्वेश्चन आपने क्लियर किए होंगे और मेहनत करें और मज़ीद आगे बढ़ें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।